हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में कोशिकाओं की संरचना, जीवन चक्र, विभाजन, कोशिकांगों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन सूक्ष्म तथा आणविक स्तर पर किया जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट अवयव होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक या कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स विशिष्ट कार्य संपन्न करता है। कोशिका जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म नामक जीवन प्रदायी पदार्थ की बनी होती है। यह अनेक रासायनिक पदार्थों का पुंज होती है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवद्रव्य मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, यह केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है तथा स्वयं कोशिका झिल्ली अथवा कोशिका भित्ति से घिरा होता है। केंद्रक, न्यूक्लियस, यह कोशिका द्रव्य में स्थित जीवद्रव्य का एक विशेष भाग है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल है। जीवद्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और तथा नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 19:81 होता है। कोशिका या सेल कह लीजिए। कोशिका जीवधारियों की संरचना, स्ट्रक्चर एवं जैविक क्रियाओं, विटल एक्टिविटीज की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। कोशिका में प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। अब पादप कोशिकाएं क्या है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती, या कह लीजिए अनुपस्थित होती है। लवक उपस्थित होता है। किसमें? पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। तारक काय, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, केवल शैवाल और कवकों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? तारक काय उपस्थित होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य में प्रायः एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है या तो छोटी होती है। कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक पट्ट सेल प्लेट निर्मित होता है। और इसमें क्या होता है? जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभाजन में कोशिका कला के अंतर्वलन इन्वेजिनेशन द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। कोशिका सिद्धांत देख लेते हैं। सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सभी जीवों का शरीर, पहला है, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवों के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
प्रोकैरियोटिक सेल्स, या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक सेल्स। अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है, दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में आकार प्रायः छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रायः आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला एवं केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं लगे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं। प्रोकैरियोटिक इनमें कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में कला युक्त कोशिकांग जैसे गाल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका श्वसन प्लाज्म झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कैसा होता है, 80S प्रकार का होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रमुख कोशिकांग एवं अन्य भाग। मेन सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर पार्ट्स। थोड़ा सा क्लियर कम आ रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फर्स्ट है, भैया आ जाओ साफ। फर्स्ट ए है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिकाएं एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका की आकृति निश्चित बनाए रखती है तथा बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। आगे देख लेते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण होता है। यह केवल पादपों, प्लांट्स, कवकों, फंगाई तथा जीवाणुओं, बैक्टीरिया की कोशिका में पाया जाता है। पादपों में यह सेलुलोज की बनी होती है। पादपों में यह किसकी झिल्ली बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्नाइकन की बनी होती है। कवकों में यह काइटिन की बनी होती है, यानी झिल्ली अलग अलग, उसमें झिल्ली जो है अलग अलग उसकी बनी होती है। ठीक है, यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होती है, यानी कोशिका झिल्ली जो होती है ये कोशिकाओं का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होती है। आगे देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोलिकर नामक वैज्ञानिकों ने कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। 1890 ईस्वी में अल्टमान ने कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया, परंतु इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा, माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया था, सी बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसे यानी माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। नोट, केंद्रक एवं हरित लवक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसको कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर ने वर्ष 1945 में किया था। यह एक ओर केंद्रक झिल्ली से दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होती है। यह यूकैरियोटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्रायः सबसे बड़ी झिल्ली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साफ नहीं दिखा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि के लिए निर्माणकारी प्रोटीनों एवं वसाओं का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है। आगे देख लेते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स 150 से 250 एंगस्ट्रम के मध्य व्यास के कला विहीन सूक्ष्मकण होते हैं। जॉर्ज पैलेड 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। इनमें राइबोसोम अम्ल तथा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन समान भाग में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करते हैं, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम तथा 80S राइबोसोम। गाल्जी काय पढ़ लेते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी तंत्र को गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में जंतु कोशिकाओं में किया था। यह जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों में अनुपस्थित होते हैं। गाल्जी काय कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। गाल्जी काय कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को, क्योंकि यह कोशिका की प्रोटीन्स, कोशिका कला के घटकों एवं एंजाइम्स आदि पदार्थों को उसी रूप में अथवा रूपांतरित करके इनकी छटनी करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की थैलियों तथा सूक्ष्म नलिका समूहों से बना होता है। कौन बना होता है? गाल्जी काय। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम में देख लेते हैं, वर्ष 1955 में लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी दुबे ने किया था। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले सभी एंजाइम की क्रियाशीलता अम्लीय pH पर अधिक रहती है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है। सुसाइड बैग। आगे आते हैं तारक काय या सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोसोम की खोज एडुअर्ड वान बेनेडेन ने 1883 ईस्वी में किया था, जबकि इसका नामकरण टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। तारक काय मात्र जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय कहाँ पाया जाता है? मात्र जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारक काय कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अब आगे देख लेते हैं लवणिया प्लास्टिडस। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक तथा अवर्णी लवक।
हरित लवक देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में पर्णहरिम क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। वर्णक के कारण पत्तियां एवं पौधों के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। इम्पॉर्टेंट है। वर्णी लवक क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। शैवालों में फियोप्लास्ट नामक वर्णी लवक भूरे रंग, जबकि रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पीला रंग ज़ैंथोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। अवर्णी लवक ल्यूसोप्लास्ट। अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। इसमें मंड, तेल एवं प्रोटीन कणों जैसे भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। अब केंद्रक देख लेते हैं, न्यूक्लियस। यह कोशिका का प्रमुख अंग है जो प्रबंधन का कार्य करता है। केंद्रक के 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका एवं क्रोमैटिन। केंद्रक के जीवद्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जो चारों ओर द्विपरतीय केंद्रक कला से घिरा होता है। केंद्रक में स्थित गोल भाग केंद्रिका कहलाता है। केंद्रक में स्थित गोल भाग क्या कहलाता है? केंद्रिका कहलाता है। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, जबकि वोमेन ने इसे न्यूक्लिओलस नाम दिया था। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा संरचना फैली रहती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्रोमैटिन क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो न्यूक्लिक अम्ल एवं क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन के मिश्रण से बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल पेंटोशर्करा, फास्फेट एवं नाइट्रोजनी बेस से बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं: डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, वह क्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। विभाजन होने वाली कोशिका मात्र कोशिका मदर सेल एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका संतति कोशिका डॉटर सेल कहलाती है। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन एमिटोसिस। यह विभाजन प्रायः जीवाणु कवक, कुछ शैवाल तथा कुछ प्रोटोजोआ आदि की कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन मिटोसिस में क्या होता है? यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। यह नाम सर्वप्रथम वाल्थेर फ्लेमिंग ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम
वर्ष 1905 में फार्मर तथा मुरे नामक वैज्ञानिकों ने की थी। आगे देख लेते हैं समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यह कायिक कोशिकाओं में होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप कायिक वृद्धि एवं ऊतकों में वृद्धि होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये समसूत्री विभाजन का था। अब अर्धसूत्री विभाजन में यह जनन कोशिका में होता है तथा इसके द्वारा युग्मकों अथवा बीजाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा देख लेते हैं, समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। इसमें गुणसूत्रों के जोड़े नहीं बनते हैं, यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े नहीं बनते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। इसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आगे देख लेते हैं, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। फिर से देख लेते हैं समसूत्री विभाजन में देखते हैं, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है। आगे देख लेते हैं, एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बताइए किस वर्णक के कारण टमाटर लाल रंग का होता है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।